हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, और क्यों बनाया जाता है किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कि मान लो हमारे पास में कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट बना दिया जाता है। उस अरेंजमेंट को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअल में 4 रेजिस्टेंसेस को अरेंज किया जाता है, और कुछ इस तरीके से हम 4 रेजिस्टेंसेस को अरेंज करते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। सपोज रेजिस्टेंस है ये P Q R S, और S वो रेजिस्टेंस है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए हैं P Q R, ये हमारे नॉन रेजिस्टेंस है। तो इन नॉन रेजिस्टेंसेस की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो समझना है कैसे। ये पॉइंट लिए हमने A और B, ये पॉइंट्स कह दिए हमने C और D। हमने C और D के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, A और B के बीच में मान लो V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब यहां बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज आई करंट निकला और जंक्शन A पर करंट का डिवाइडेशन हो गया। मान लो I में से I1 करंट इधर चला गया, तो इधर जाने वाला करंट हो गया I माइनस I1। ओके, फिर हमने मान लिया कि ये जो I1 करंट इस C जंक्शन पर पहुंचा, इसमें से I2 करंट इधर चला गया गैल्वेनोमीटर में, और Q रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट रह गया I1 माइनस I2। D पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड से करंट आ रहा है I माइनस I1, ऊपर से करंट आ रहा है I2, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो हो गया I माइनस I1 प्लस I2। अब B पॉइंट पर चेक कर लो, ऊपर से करंट आ रहा है I1 माइनस I2, नीचे से आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2, तो यहाँ से निकलने वाला करंट हो गया I। क्लियर? यहाँ तक करंट का डिवाइडेशन हमको सारे ब्रांचेज में समझ में आया। ठीक, तो ये जो रेजिस्टेंसेस है कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, इस अरेंजमेंट को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहना है पूरा। अब इससे अपन अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या किया, हमने किरचॉफ्स सेकंड लॉ इसमें अप्लाई किया। लूप ले लिया हमने, ये ACDA, 2 तरीके से समझेंगे हम बात को। एक क्लोज लूप ले लिया ACDA। मान लो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो RG है। अब इस लूप के लिए हमने सेकंड लॉ अप्लाई किया, तो I1P माइनस का पोटेंशियल ड्रॉप मिला, फिर माइनस का I2 RG, फिर प्लस का I माइनस I1 इंटू में R और इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं I1P प्लस I2 RG माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमने एक क्लोज लूप और ले लिया CBDC। इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू Q प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू S प्लस I2 RG इक्वल्स टू 0। और हम कह सकते हैं माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो I1 माइनस I2 इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू S माइनस I2 RG इक्वल्स टू 0 नंबर 2। ओके, अब ये जो हमारे रेजिस्टेंसेस है PQRS, इनमें से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे
तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कौन से करंट की वजह से है? I2 करंट की वजह से। तो जब हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो I2 की वैल्यू भी चेंज होगी, और I2 की वैल्यू चेंज होगी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज होना। अब हमको इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करना है, मतलब इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया कि गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। अब गैल्वेनोमीटर में अगर ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो हम कह देंगे I2 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस स्टेट का मतलब कि बीच वाली ये जो ब्रांच है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, इसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो I2 की वैल्यू अगर हम दोनों इक्वेशंस में ज़ीरो कर दें, जैसे इस इक्वेशन में बात करें और हमने I2 की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, तो अब इक्वेशन क्या बना? I1P माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू ज़ीरो, और कह सकते हैं I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। अब कह दो इक्वेशन नंबर 3। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में I2 की वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर दें तो क्या बना? I1Q माइनस I माइनस I1 इंटू S और इक्वल्स टू ज़ीरो। हम क्या कह सकते हैं? I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S और इक्वेशन नंबर 4। थर्ड को 4 से या 4 को थर्ड से डिवाइड कर लें तो क्या मिलेगा? I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। ये कैंसिल, इधर I1 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S और S इक्वल्स टू Q अपॉन P इंटू R। यहाँ से हम S को कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को। तो हमको I2 की वैल्यू को ज़ीरो करना है, जिसको अपन कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस स्टेट में होगा तो इसका मतलब दोनों ऊपर के रेजिस्टेंसेस का रेशियो, P और Q का जो रेशियो नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल आएगा, मतलब P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S आएगा। इसी को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट कहते हैं। तो कहीं भी हमको ये अरेंजमेंट दिखाई दे, उस अरेंजमेंट में ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल आए तो इसका मतलब बैलेंस स्टेट है। बैलेंस स्टेट है मतलब बीच वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो वहाँ अगर कोई रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ये होगी इसकी बैलेंस स्टेट। ठीक, अब इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो है। अगर हम बैलेंस स्टेट में बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, मतलब A और B के बीच में तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें, C और D के बीच में बैटरी को कनेक्ट कर दें, तो क्या बैलेंस स्टेट पर कोई इफेक्ट आएगा? मतलब क्या गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन देगा या नहीं देगा? मतलब बैलेंस स्टेट मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी? तो एक बार इस सिचुएशन को हम सर्किट बना करके समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चार रेजिस्टेंसेज हैं हमारे, अब हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो C और D है इनके बीच में तो बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया C और D के बीच में, और ये जो हमारा A और B है इनके बीच में हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये रेजिस्टेंसेस हमारे P, Q, R, S। अब हमको कंफर्म करना है कि गैल्वेनोमीटर में अब डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा ये जो सर्किट बनाया है इसको एक बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर आप घुमा करके देखना, सोचना इस चीज़ को कि 90 डिग्री पर इसको घुमा दिया जाए तो सर्किट तो कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा तो हमको क्या कहना चाहिए कि R और P का जो रेशियो आएगा वो S और Q के रेशियो के इक्वल आएगा। मतलब होना क्या चाहिए, R अपॉन P इक्वल्स टू S अपॉन Q। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन को एक बार चेक करके देखना। बैलेंस स्टेट में हमने बोला था P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इसको ध्यान से देखना बेटा, क्या ऐसा बोला जा सकता है? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S को R अपॉन P इक्वल्स टू S अपॉन Q बोल सकते हैं। S को इधर ले गए, P को उधर राइट साइड में नीचे ले गए, तो भी बैलेंस स्टेट मेंटेन है। बैलेंस स्टेट मेंटेन है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि अगर बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंस स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये जो बैलेंस स्टेट की कंडीशन है P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये अभी हमने किरचॉफ लॉ से निकाली। ओके, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस रिलेशन को दूसरे तरीके से भी। कैसे? हमने कहा कि बैलेंस स्टेट है, बैलेंस स्टेट का मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि ये जो C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। सोचो, CD ब्रांच में बेटा करंट नहीं जाने का मतलब क्या हुआ? क्या C और D दोनों का पोटेंशियल सेम है? जब पोटेंशियल सेम होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। तो हम बैलेंस स्टेट में ऐसा कह सकते हैं कि VC इक्वल्स टू VD। ठीक, VC इक्वल्स टू VD को क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि VA माइनस VC इक्वल्स टू VA माइनस VD। आप सोच करके देखो, VA माइनस VC इक्वल्स टू VA माइनस VD, VA से VA कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से ऊपर वाली कहानी बन जाएगी। तो हमने लिखा VA माइनस VC इक्वल्स टू VA माइनस VD। अच्छा, VA माइनस VC क्या है? अब इधर से करंट आ रहा है I1, I2 की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि C और D का पोटेंशियल 0, तो यहाँ से हमने I2 को कर दिया गायब, यहाँ से भी हमने I2 को कर दिया गायब। ठीक है, अब A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VC का मतलब क्या है? A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? I1P। ऐसे ही VA माइनस VD का मतलब A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा I माइनस I1 इंटू R। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास में ये बना। फिर मैंने कहा कि ये जो VC इक्वल्स टू VD लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि VC माइनस VB और इक्वल्स टू VD माइनस VB, मतलब दोनों साइड से हमने VB को माइनस कर दिया। अब VC माइनस VB का मतलब हो गया C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे उसको? I1Q। VD माइनस VB का मतलब हो गया D और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे उसको? I माइनस I1 इंटू में S। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या लिखेंगे? I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू में R अपॉन I माइनस I1 इंटू में S। ये कैंसिल हो गया सर, I1 कैंसिल हो गया, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो बैलेंस स्टेट का ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि C और D का पोटेंशियल इक्वल कर दिया, तो हमने उससे दो इक्वेशंस बना लिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास में बैलेंस स्टेट आ गई। क्लियर है ये बात? तो ऐसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बना करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एक कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब इस कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम नाम देते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। मीटर ब्रिज एक ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। ठीक, तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज की कहानी क्या है? मीटर ब्रिज की कहानी, मीटर ब्रिज 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल भी है। ये एक अरेंजमेंट होता है। किस तरह का अरेंजमेंट होता है उसको एक बार समझना। ये कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं, एल शेप की दो स्ट्रिप्स हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है और एक स्ट्रेट स्ट्रिप है बीच में। ठीक, यहाँ इस पर दो टर्मिनल हैं, पॉइंट हैं, ऐसे यहाँ पर भी दो हैं और यहाँ बीच वाली पर अगर हम बात करें तो 3 है। ओके, हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच में एक ये वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ओके, ये जो पूरा सिस्टम है ये लकड़ी के बने हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट होता है सारा का सारा। तो इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में हमने हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें से हम जो चाहे रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच में हमने हमारा अननोन रेजिस्टेंस लगाया जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। बीच वाला जो टर्मिनल है उससे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर से हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया। जॉकी को वायर पर स्लाइड करके हम बैलेंसिंग लेंथ का पता लगाएंगे, कैसे अभी समझेंगे उस बात को। हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया।
V वोल्ट की बैटरी। इन दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया A और B, राइट। अब एक बार यहाँ पर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बनाता हूँ, जरा एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि हम ये जो मीटर ब्रिज का सेटअप बना रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है या नहीं है। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमने कहा A है, B है, ये C है, ये D है, P Q R S, और यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर। ओके, A और B के बीच में हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। अब मीटर ब्रिज में देखें तो A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट हो रही है, सही बात है, ठीक है। A और D के बीच में R है, तो ये A है, ये पॉइंट हमने D कह दिया, और जो कि को वायर के जिस पॉइंट पर टच करने से हमको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा उसको हमने B पॉइंट कह दिया। तो अब जरा चेक कर लो, A और D के बीच में रेजिस्टेंस R हो गया, B और D के बीच में रेजिस्टेंस S हो गया, ठीक है। सॉरी, ये C पॉइंट कहा हमने, ये B नहीं है, ये C पॉइंट है। A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो P है, मतलब वायर का ये जो AC पार्ट है, ये जो AC पार्ट है वायर का, इसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा P, और वायर का ये जो CB या BC पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा Q। अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये जो हमने मीटर ब्रिज बनाया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। जोकी का काम क्या होता है, एक्चुअल में जोकी को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उससे हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। जैसे जैसे हम जोकी को स्लाइड करते जाते हैं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज होता जाता है। हम जोकी को वायर के एक ऐसे पॉइंट पर टच करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ जाए। मान लो ये C पॉइंट पर हमने टच किया तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ गया। अब जो AC पार्ट है उसकी लेंथ को हमने L मान लिया, और जो CB पार्ट है उसकी लेंथ को हमने 100 माइनस L कह दिया, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट का मतलब क्या हुआ, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, तो हमने लिख दिया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अब S इक्वल्स टू मिला Q अपॉन P इंटू R। प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या है कि हमारे पास में R की वैल्यू तो है कि भाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हम जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो R होगा, वो मेंशन होगा, वो रेजिस्टेंस बॉक्स पर लिखा हुआ होगा, उससे हमको पता लग जाएगा कि कितना रेजिस्टेंस हमने लिया है। R की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन P और Q की वैल्यू हमारे पास में थोड़ी, हमको ये तो पता है कि AC पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो P है, CB पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो Q है, लेकिन हमको इनकी वैल्यूज मालूम थोड़ी है। तो उसका भी एक तरीका है, ये जो बेटा पूरा वायर है ना AB, इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस हमने कुछ मान लिया सिग्मा, कि यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा है, यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा है। तो हमको P इक्वल्स टू क्या कहना चाहिए, यूनिट लेंथ का सिग्मा, और P के लिए जो पार्ट है उस पार्ट की लेंथ कितनी है L, तो हम P इक्वल्स टू क्या बोलेंगे सिग्मा L। ऐसे ही हमको Q के लिए कहना चाहिए सिग्मा 100 माइनस L। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने Q के लिए बोला सिग्मा 100 माइनस L, और P के लिए बोल दिया सिग्मा L, और इनटू में आ गया R, सिग्मा से सिग्मा हो गया कैंसिल, तो S इक्वल्स टू हो गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। ये हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस, S की वैल्यू कैलकुलेट। अब L की वैल्यू तो हमारे पास होगी क्योंकि ये जो एक्चुअल में 1 मीटर लेंथ का वायर है इसके साथ में एक मीटर स्केल चिपका हुआ होता है बिल्कुल इसके पैरेलल, जिसके पूरी 1 मीटर की लेंथ होती है। तो जब हम जोगी को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है तो हमने उस स्केल से लेंथ को मेज़र कर लिया कि ये लेंथ कितनी आ रही है, और लेंथ मेज़र हो गई तो हम एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीटर ब्रिज में एस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी क्लियर होनी चाहिए, तो मीटर ब्रिज की कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब इसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें मीटर ब्रिज से रिलेटेड और है कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ हमने ली ये हमने लेफ्ट साइड से मेज़र की। हम इस बात को कैसे याद रखेंगे सर, बाय द चांस हम राइट साइड से भी तो मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि स्केल में
0 लेफ्ट साइड में भी मिलेगा और राइट साइड में मिलेगा, मतलब वो स्केल दोनों साइड से स्टार्ट होगा। तो कभी अगर हम कंफ्यूज हो गए तो हम एल को किधर से मेज़र करें? क्या ऐसा रूल है कि लेफ्ट साइड से ही एल को मेज़र करना है? नहीं, ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या है कि जिस साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा, मतलब जिस साइड में आप रेजिस्टेंस आर ले रहे हैं उस साइड से आपको एल मेज़र करना है। ठीक है, आप सिंपली बात को याद रखने के लिए और समझने के लिए ऐसा करो कि भाई ये 2 पार्ट हो गए, अब आर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड से ही अपन को एल मेज़र करना है। सोचो इंटरचेंज कर दिया जाता, रेजिस्टेंस बॉक्स अगर यहाँ पर आ जाता और ये रेजिस्टेंस एस यहाँ पर आ जाता तो हम एल को लेफ्ट साइड से मेज़र करते और इधर जो आता वो 100 माइनस एल आता। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिधर की तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उधर से अपन को लेंथ को मेज़र करना है। ठीक है बेटा। अब एक दूसरी बात कि जब हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमको नल पॉइंट मिले, नल पॉइंट मतलब जहाँ पर अपन को बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, मतलब सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कि जो हमको नल पॉइंट मिले जहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है वो इस वायर के बीच में ही उसी के कहीं आसपास होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट के आसपास कहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हमको जो एल की वैल्यू मिले वो 50 सेंटीमीटर के आसपास कुछ मिलनी चाहिए, सी जो मिड पॉइंट के आसपास कहीं आना चाहिए, तो एल की वैल्यू 50 के आसपास कुछ आनी चाहिए। अगर आप मुझे 2 चॉइस दोगे कि सर एक केस में मैं एल की वैल्यू 50 है, एक दूसरी रीडिंग में ले रहा हूँ तो उसमें एल की वैल्यू 80 आ रही है, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा। आप कहोगे सर एल की वैल्यू 90 आ रही है, 80 और 90 में से मैं 80 को प्रीफर करूँगा। जितना मिड पॉइंट के क्लोज होगा मैं उतना ही ज़्यादा उस रीडिंग को प्रीफर करूँगा। उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जितना मिड पॉइंट के आसपास या मिड पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिलेगा उतनी ही एरर कम आएगी। एरर कम कैसे आएगी, समझो उस बात को। बेटा ये जो L है ना, इसको थोड़ी देर के लिए L1 मान लेते हैं और ये जो 100 माइनस L है इसको अपन L2 मान लेते हैं। तो हमने कहा कि S इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 इंटू R। अब यहाँ से हम एरर का फॉर्मूला बनाते हैं कि साहब डेल्टा S अपॉन S इक्वल्स टू डेल्टा L2 अपॉन L2 और माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1। R तो फिक्स है ही, एरर का फॉर्मूला बनाना तो हमको आता ही है। ठीक है, तो डेल्टा S अपॉन S। अब ये फ्रैक्शनल एरर है, हम इसको मिनिमम रखना चाहते हैं कि एरर मिनिमम आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना बेटा कि देखो L1 की वैल्यू अगर 50 होगी तो L2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी सेंटीमीटर में। मतलब ये वैल्यू 50 हो गई और ये वैल्यू भी 50 हो गई, ये दोनों वैल्यू 50 और 50 हो गई सेंटीमीटर्स में। अब डेल्टा L1 है, L1 में एरर, और डेल्टा L2 है, L2 में एरर। तो ये एरर कितनी आएगी? ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर की जगह हम L1 को कितना पढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर की एरर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। 50 की जगह 51 पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं है ना कि 50 को हमने 70 पढ़ लिया। तो 50 की जगह 51 हो सकता है या 50 की जगह 49 हो सकता है। तो हम टेंटेटिवली अगर बात करें तो L1 में एरर कितनी, 1 सेंटीमीटर। अच्छा अब सोचो L1 में अगर 1 सेंटीमीटर की एरर आई तो L2 में बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर की एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने 50 को अगर 51 पढ़ लिया तो जो दूसरा 50 है, मतलब L2 जो 50 होना चाहिए था उसको आप 49 कहोगे, टोटल तो 100 ही आना है। तो अगर आपने L1 में 1 सेंटीमीटर की एरर बोल दी तो L2 में 1 सेंटीमीटर की एरर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो इक्वल आएंगे। अगर आप L1 में 2 सेंटीमीटर की एरर कर दोगे, 50 की जगह 52 बोलोगे, तो दूसरी वैल्यू 50 की जगह 48 बोलोगे, 2 सेंटीमीटर की एरर आएगी। तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो सेट हो गए। अब L1 और L2 की बात, L1 और L2 अगर 50-50 है, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इक्वल है, तो साहब ये एरर कितनी आ गई, 0 आ गई। हम एरर तो मिनिमम चाहते हैं। तो अब ध्यान हमारा किस पर है, L1 और L2 पर, क्योंकि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो इक्वल आएंगे, ये चीज़ तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब मैं आपको चॉइस देता हूं कि L1 की वैल्यू 50, L2 की वैल्यू 50, एक ही है। दूसरे केस में कहता हूं कि L1 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है और L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब आप यहां पर 40 कहोगे और यहां पर 60 कहोगे। भाई मेरा मानना यह है कि L1 और L2 में जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये जो वैल्यू है एरर की।
ऊपर की जो वैल्यूज हैं वो तो सेट हो गई, दोनों इक्वल आनी है। अब L1 और L2 इक्वल होंगे तो एरर 0, L1 और L2 में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एरर उतनी ज़्यादा। अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि L1 की वैल्यू 55 ले लो और L2 की वैल्यू 45 ले लो। आप इसको प्रीफर करोगे या इसको प्रीफर करोगे? 55 और 45 लेंगे तो यहाँ पर अपन 45 कहेंगे और यहाँ पर 55 कहेंगे, एरर थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो L1 और L2 जितने आसपास होंगे, जितना इनका डिफरेंस कम होगा उतनी ही एरर कम आएगी। तो इसीलिए हम प्रीफर क्या करते हैं कि जो हमको नल पॉइंट मिले वो मिड पॉइंट के ही आसपास कहीं मिलना चाहिए, जिससे कि एरर मिनिमाइज हो सके। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, मतलब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो मीटर ब्रिज से रिलेटेड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, होपफुली यहाँ तक की तो बात समझ में आई होगी। तो अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 12th क्लास में मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट होता है, CBSE हो चाहे RBSE हो, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट जरूर होता है। तो इसको अगर आप समझोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ों को ध्यान से देखना। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर के चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।